और निकी हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा, लाश लेकर 35 किलोमीटर घूमता रहा साहिल। कार में शादी को लेकर झगड़ा हुआ था, मोबाइल केबल से निकी का गला घोटा, निकी की बॉडी को फ्रिज में रखा। साहिल को 5 दिन की पुलिस रिमांड। आज निकी का पोस्टमार्टम होगा। दिल्ली में निकी यादव मर्डर केस में अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 9 फरवरी की शाम को शादी को लेकर निकी और साहिल गहलोत का कार में झगड़ा हुआ। बात इतनी बिगड़ गई कि गुस्साए साहिल ने कश्मीरी गेट स्थित आईएसबीटी पर मोबाइल चार्जर की केबल से निकी का गला घोट दिया। इसके बाद 35 किलोमीटर दूर मित्राव गांव पहुंचा। साहिल ने दिल्ली में अपने ढाबे के फ्रिज में निकी का शव छिपा दिया। साहिल निकी की लाश को ठिकाने लगा पाता, इससे पहले किसी ने पुलिस को खबर दे दी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी साहिल को अरेस्ट कर लिया। कोर्ट ने उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। वहीं आज दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में निकी का पोस्टमार्टम होगा। डीसीपी क्राइम ब्रांच सतीश कुमार ने बताया कि साहिल गहलोत शादी परिवार ने कहीं और तय कर दी थी। 10 फरवरी को शादी थी। ये बात निकी को 9 फरवरी को पता चली। इसी दिन दोनों ने गोवा जाने का प्लान बनाया था, लेकिन साहिल ने जाने से इनकार कर दिया। फिर दोनों का झगड़ा हुआ। इसके बाद शाम को साहिल ने निकी को बुलाया और दोनों कार से बाहर निकल गए। आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास पहुंचे। यहां फिर से झगड़ा हुआ और गुस्साए साहिल ने कार में ही मोबाइल केबल से निकी का गला घोट दिया। था कि भाई ये यही है तुम्हारी लड़की, और वो उसने रख दिया है और पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। कब आखिरी बार आपसे बात हुई थी? आखिरी बार कब बात? सर अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है सॉरी इसके लिए। सुनील जी, कब पता चला आपको कि आपकी बच्ची गायब है? हमारे को तो एक और सनसनीखेज मर्डर का मामला दिल्ली से, जहां पर साहिल गहलोत, जो कि आरोपी का नाम बताया जा रहा है, उसने निकी का चार्जिंग केबल से, मोबाइल चार्जिंग केबल से गला घोट दिया। दोनों के बीच शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। शंकर, एक और सनसनीखेज मामला, इससे पहले भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया था और अब एक बार फिर से जो है फ्रिज में लाश मिली है। क्या जानकारी शंकर? देखिए, जो मामला है निक्की हत्याकांड इसको कहा जा रहा है। हालांकि ऐसा ही एक मामला हुआ था, श्रद्धा हत्याकांड मामला, और दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। जिस तरह से वहां पर भी देखा गया था, श्रद्धा लिव इन पार्टनर के साथ में रहती थी और बाद में उसी के आशिक ने उसकी हत्या को अंजाम दिया था। और अगर निक्की हत्याकांड को भी अगर देखा जाए तो उस मामले में भी उसी के आशिक, यानी जिसके साथ वो लिव इन में रहती थी, उसी शख्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो काफी समानताएं इस मामले में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस मामले में एक सबसे बड़ी बात रही कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले की भनक जैसे ही उसे मिली, उसके बाद आरोपी साहिल गहलोत को उसने गिरफ्तार कर लिया। साहिल गहलोत जो है तकरीबन 24 से 25 साल का युवक है और वो अपनी प्रेमिका के साथ में लिव इन में रहता था। लेकिन वो उसके जो परिजन हैं उसकी शादी कहीं और तय कर दिए थे और इस मामले पे लड़की जो है लगातार उस पर दबाव बना रही थी उसके साथ शादी करने के लिए। तो इसी मामले पर गुस्से में आकर के आपस में लड़ाई होती है। उसके बाद कार में ही बैठे बैठे उसने अपनी प्रेमिका की गला दबा के हत्या कर देता है और गला दबा के हत्या करने के बाद उसके शव को कई किलोमीटर दूर जाके, जो एक मित्राओं इलाका है, जो हरियाणा से सटा इलाका है, वहां पर जाकर के एक फ्रीज में डाल देता है और दूसरी तरफ वो तैयार हो जाता है अपनी शादी के लिए। तो जिस दिन हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसी के अगले दिन वो शादी कर लेता है। तो इस तरह का जो मामला है, सोचा जा सकता है कि एक दिन पहले अपनी प्रेमिका की हत्या और दूसरे दिन जाके शादी करना अपने आप में बहुत बड़ा एक मामला बनता जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले पर आज आरोपी को क्राइम ब्रांच के दफ्तर में के द्वारा आज कोर्ट में पेश किया गया और आरोपी को पेश करने के बाद उसकी रिमांड ली गई है। तो 5 दिनों की रिमांड मिली है। अब आगे इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और वो कौन कौन से लोग थे जो इस मामले को जानते थे या आरोपी को बचाना चाहते थे। तो इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी। शंकर, जिस निकी यादव से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है, आपने बताया कि निकी जो है वो साहिल के साथ लिव इन रिलेशन में थी, तो क्या निकी के बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? उसके घर वालों को इस बात की जानकारी थी कि साहिल के साथ उनकी बेटी जो है वो लिव इन में है? किस तरीके की कंप्लेन उन्होंने दर्ज करवाई है? देखिए, निकी जो है वो मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के रहने वाली है और
इस मामले में वो निक्की पहले अपने घर वालों को बता चुकी थी कि वो शादी करना चाहती है, लेकिन निक्की के घर वाले जो हैं इस लड़के के साथ शादी करने के लिए वो तैयार नहीं थे और वो पहले भी कई बार मना कर चुके थे कि उसके साथ शादी करने की इजाजत जो है वो नहीं दिए थे। तो उसके बाद ये निक्की यहाँ पर रह रही थी कि पढ़ाई लिखाई करने के बहाने दिल्ली में रह रही थी, लेकिन वो लिव इन में रहती थी साहिल गहलोत के साथ में। और साहिल गहलोत जो है वो उसके साथ में रहने के दौरान उन दोनों के बीच में पहले बातचीत हुई थी कि वो शादी को एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, लेकिन जब ये मामला जब साहिल के घर वाले जो हैं कहीं और शादी उसका फिक्स कर दिए और शादी की तारीख तय हो गई, उसके बाद जो है आपस में उसके बाद जो है निक्की और साहिल के बीच में तकरार हुई और इसी बात को लेकर के आपस में काफी बहस होती है और उसके बाद उसकी हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद शंकर। अब बात एनआईए के एक्शन की। कोयम्बटूर कार सिलेंडर ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 3 राज्यों में छापेमारी की। जांच एजेंसी ने यह छापेमारी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के 60 से ज्यादा ठिकानों पर की। संदिग्ध आईएसआई समर्थकों के संबंध में की गई है। अकेले कर्नाटक में 45 ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि एनआईए को आईएस से संबंध रखने वाले कुछ लोगों की जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक इन लोगों को वीडियो के जरिए कट्टरपंथी बनाया गया था। बता दें कि कोयम्बटूर कार धमाके के तार आईएस के कनेक्शन मिले थे। जांच के दौरान एनआईए ने बताया था कि पकड़े गए आरोपियों से 109 वस्तुएं बरामद की गई हैं। इनमें इस्लामिक विचारधारा से जुड़ी नोटबुक भी शामिल है। Today morning, early morning at 5 o'clock, NA officials came and they had the search warrant to search my house. So what happened is that they having some suspicious and misunderstood decision of that I am having the contact of that car bomb blast which happened in Coimbatore. So they're having the suspicious of whether I am also having the same ideologies of the terrorism or something like that. Based on that, they came here and they started searching my home. Everything they came inside and they seized everything, and then they started search everything. बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग की टीम का सर्वे दूसरे दिन भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक आईटी अधिकारी 2012 से अब तक के अकाउंट्स की डिटेल पता कर रहे हैं। आईटी अधिकारियों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्टाफ के मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जब्त कर लिए। सर्वे के दौरान आईटी के अधिकारियों और बीबीसी इंडिया के संपादकों के बीच बहस भी हुई। उधर बीबीसी ने अपने स्टाफ को मेल कर सहयोग करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि वो हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दें। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कई घंटों से अफसर लैपटॉप डॉक्यूमेंट्स की छानबीन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीबीसी मैनेजमेंट ने सुबह कर्मचारियों को मेल किया है। इसमें स्टाफ से हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देने की हिदायत दी गई है। बीबीसी ने स्टाफ से कहा कि अगर आयकर विभाग के कर्मचारी आपसे मिलना चाहें तो आपको उनसे मिलना है। बीबीसी ने भारत में काम करने वाले कर्मचारियों की मदद के लिए हेल्पलाइन भी एक्टिवेट की है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में एक शादी समारोह के दौरान गोली चलाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष और उसके बेटे की लाइसेंस से पिस्तौल जब्त कर ली है। शादी में गोली चलाने का मामला बीते 12 फरवरी का बताया जा रहा है। सब जानता हूँ कहा तो हुआ लाइसेंसधारी के द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर से लाइसेंस धारक शांतनु सिंह के पास से एक पिस्टल और 47 नग जिंदा कारतूस और 2 नग खाली कारतूस का खोखा इसको विधिवत जब्त किया गया है। इसी प्रकार एहतियातन जो लाइसेंसधारी है उसके पिता राघवेंद्र प्रताप सिंह से उसके लाइसेंसी के पिस्टल और साथ में कारतूस को विधिवत जब्त किया गया है। यूपी के सहारनपुर में रेस्टोरेंट में हुक्का बार की आड़ में लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां रेस्टोरेंट संचालक ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चौकी पर हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की। आज अपने कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि डैजो नाम का एक होटल जो मिशन कंपाउंड में है उसमें लव जिहादी के आड़ में और हुक्के बार पूरी तरह चल रहा है। तो अपने कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई
पुलिस प्रशासन जब मौके पर नहीं पहुंची तो अपने 5 से 6 कार्यकर्ता मौके पर गए और मौके पर जाने के बाद देखा कि वहाँ पर हुक्के बार बड़ी तादाद में चल रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं ने जो वीडियो बनाई तो होटल संचालक ने नीचे शटर बंद करके और सभी कार्यकर्ताओं को मोबाइल से वीडियो डिलीट करी और उनके साथ अभद्रता करी। यहाँ की जान से मारने तक की धमकी दी गई। जी हाँ, यहाँ पे कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि यहाँ पे चंदन नगर चौकी क्षेत्र में एक होटल है डेंजो, जिसमें अवैध रूप से हुक्का चल रहा था। इनके द्वारा सूचना दी गई थी, वहाँ पे पुलिस पहुंची भी थी। जिस टाइम पुलिस पहुंची थी उस टाइम हुक्का मौके पर नहीं मिल पाया, लेकिन मेरे द्वारा स्वयं जांच की गई है। उनका जब मैंने बिलिंग बुक देखी है तो उसमें एक संदिग्ध एच करके इन्होंने बिलिंग कर रखी है, जो मुझे लगता है कि हुक्का है। पीएम पैकेज कर्मचारियों को जम्मू में प्रेस क्लब पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली है। पीएम पैकेज कर्मचारी लंबित वेतन जारी करने और नौकरियों के स्थानांतरण के लिए प्रेस क्लब में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे थे। देखिए, आज सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी से, ऑनरेबल गृह मंत्री अमित शाह जी से, एलजी साहब से, कि सर हम जब कश्मीर घाटी से बाहर आए थे, हम वहाँ टारगेट किलिंग के चलते, जो हमारी टारगेट किलिंग हो रही थी, निर्मम हत्या हो रही थी, वो लगातार हो रही थी। हमें एक बारी में इतना डर बैठ गया मन में कि हम जब घाटी जाते हैं तो हम चाहते हैं आपके पास एक ऐसे प्लान हो जिसमें आप हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। लेकिन अगर हमारी तनख्वाह 6 महीने से बंद है, हमने वो भी बर्दाश्त किया। लेकिन आज महाशिवरात्रि का पर्व है, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है, उस पर अगर हमारी तनख्वाह बंद रहेगी, आप हमें बताइए हमारी गलती क्या है? अगर हमें वहाँ मारा जा रहा है, लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अगर मैं वहाँ जाऊंगा और तनख्वाह लेता हूँ, क्या आप मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी की इंश्योरिटी लेते हैं? क्या आप मानते हैं जिस रिहेबिलिटेशन प्लान में आपने मुझे लगाया है, उस रिहेबिलिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट है? महाराष्ट्र में सोलापुर में आग का तांडव। रबर फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां लगी है। एमआईडीसी इलाके की घटना बताई जा रही है। ये सोलापुर महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं। एक रबर फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी और चूंकि इसमें रबर बनाने का काम किया जाता था तो रबर की फैक्ट्री में आग फैलने में ज्यादा समय लगा नहीं और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालत यह थी कि आग बुझाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 25 दमकल को लगना पड़ा। ये खबर बीकानेर से। न्याय के लिए टंकी पर चढ़ने मामले में बड़ा अपडेट। सुबह 7 बजे से पानी की टंकी पर 3 युवक चढ़े। 7 घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा पुलिस प्रशासन। दलित युवक से मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। दलित युवक से मारपीट कर खदान में फेंकने पर आक्रोश। जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने परिजनों ने धरना लगा रखा है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। दिल्ली के सराय काले खां स्थित नाइट शेल्टर को तोड़ दिया गया। दिल्ली पुलिस ने DUSIB को सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले सराय काले खां स्थित रैन बसेरा को स्थानांतरित करने को कहा था। पुलिस का कहना था कि इसकी वजह से सराय काले खां बस अड्डे पर क्राइम बढ़ गया है। बहुत बढ़िया था। कोई आता था और रह जाता था और चल जाते थे। कोई गाड़ी भी मारते हैं आपकी। बहुत गलत हो रहा है। आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ रहेंगे? कुछ अलग से जगह दी गई है आपको? अलग से जगह दी गई है? अब जगह देंगे तो ठीक है कि वापस घर चल जाएंगे। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां उन्होंने चंदन सिंह वायुसेना कन्वेंशन सेंटर में वार्षिक रक्षा नवाचार कार्यक्रम मंथन 2023 का उद्घाटन किया।
इस कार्यक्रम को रक्षा मंत्री ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में स्टार्टअप को लेकर पिछले कुछ वर्षों में जो वातावरण बना है वो हमारे युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 7-8 साल पहले देश में स्टार्टअप की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी, लेकिन आज इनकी संख्या लगभग 1 लाख तक पहुंचने वाली है। आज एरो इंडिया 2023 में हो रहे इस स्टार्टअप मंथन आयोजन के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी है। साथियों, हमारे देश में स्टार्टअप्स को लेकर पिछले कुछ वर्षों में जो एक इन्वायरमेंट बना है, मैं देख रहा हूं कि हमारे युवाओं के लिए वह किसी वरदान से, किसी बूंद से यह कम नहीं है। डिफेंस सेक्टर ही नहीं बल्कि सभी सेक्टर्स की बात मैं कर रहा हूं। और 7-8 वर्षों में हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या उंगलियों पर गिनी जाती थी कि कितने हैं, लेकिन आज उनकी संख्या मोर देन 1 लाख तक पहुंच गई है। एसीबी में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के बाद प्रदेश के चर्चित आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन को क्राइम ब्रांच में एडीजी बनाया गया है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन का लंबा तजुर्बा रखने वाले दिनेश एमएन जेल में गैंगस्टर पर पहले भी नकेल कस चुके हैं। एक बार फिर उन्हें क्राइम कंट्रोल की अहम जिम्मेदारी मिली है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में एडीजी दिनेश एमएन ने भरोसा जताया है कि डीजी उमेश मिश्रा की अगुवाई में राजस्थान पुलिस प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने में कामयाब रहेगी। काफी अच्छा रहा और अच्छे अधिकारी रहे। डीजी साहब पहले आलोक त्रिपाठी साहब, सौरभ श्रीवास्तव साहब थे, बाद में सोनी साहब आए और पिछले 1-1.5 महीने से हेमंत प्रदेश साहब रहे। और हमारा पूरा टीम ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे कुछ एडिशनल एसपीज ने बहुत अच्छा काम किया, डीवाईएसपीज, एसपी सब ने, और काफ़ी अच्छा काम किया। रिकॉर्ड वाइज भी काफ़ी ट्रैप्स किए। लास्ट ईयर मतलब 465 ट्रैप तक कर पाए, जो हाईएस्ट है। और इसके अलावा क्वालिटी में भी बड़े सीनियर ऑफिसर्स पकड़े गए, अच्छे ट्रैप्स हुए और मैं पूरा संतुष्ट हूँ। हम लोगों ने जितना कोशिश किया और अच्छा काम करने के लिए और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण तो जो परिवादी है, पब्लिक, उन्होंने एसीबी के ऊपर ट्रस्ट किया और ट्रस्ट करके हमारे सामने आए, तो सबसे बड़ा कारण तो वही मानता हूँ मैं। इसके अलावा सरकार की बहुत सपोर्ट रही और सरकार ने कुछ योजनाएं एसीबी के लिए नए दिए, जिस वजह से मैं मानता हूँ लोगों को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। जैसे रिवॉल्विंग फंड है और हेल्पलाइन है। इसके अलावा जो इनका जो काम होता है, पेंडिंग काम है, उसको करने के लिए सरकार ने एक सर्कुलर निकाला। तो इस तरह के मुझे जो नए जो सरकार की तरफ से पहल थे, उस वजह से लोगों को कॉन्फिडेंस आया। और शुरुआत में 1-2 बड़े केसेस जैसे सहीराम मीणा जैसे बड़े केसेस हो गए। जब बड़े केसेस किया तो लोगों को कॉन्फिडेंस आया और प्लस हमारे शानदार टीम रही, हमारे एडिशनल एसपीस वगैरह बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने। राजधानी जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते एक्शन मोड में है। जेडीए ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 2 जगहों पर कार्रवाई की। पहली कार्रवाई जोन 5 में गोपालपुरा बाईपास पर की गई, जहां जेडीए ने 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सील कर दिया। इस इमारत का निर्माण 0 सेटबैक पर किया जा रहा था और जेडीए के नोटिस देने के बावजूद निर्माण चल रहा था। वहीं दूसरी कार्रवाई भुतावली गांव में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी पर की गई, जहां अवैध निर्माण पर जेडीए ने बुलडोजर चलाया। दौसा के मानपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। पीड़िता ने मानपुर थाने में 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़िता की ओर से दर्ज शिकायत के मुताबिक एक युवक ने उसके साथ देसी कट्टे की नोक पर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी पिछले 2 सालों से लगातार रेप कर रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी ने कई लोगों के साथ मिलकर उसे घर से अगवा करने की कोशिश भी की। हालांकि आसपास के लोगों की मदद से उसकी जान बच गई। इस घटना के बाद पिछले 2 सालों से हैवानियत का शिकार हो रही पीड़िता ने अपनी चुप्पी तोड़ी और परिजनों को इस बारे में बताया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर में एक नाबालिग बालिका के साथ कल उसके घर आने पर उसने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे साथ जो गांव का एक लड़का है जो बार बार मेरे साथ गलत काम कर रहा है, और कल आके उसने उससे जबरदस्ती करने का प्रयास किया। उसके साथ में कई दोस्त भी आए थे। इसके संबंध में प्रकरण दर्ज किया। डिप्टी एसपी मानपुर इसका अनुसंधान कर रहा है। शीघ्र ही जो भी निर्णय लिया जाएगा, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 17 फरवरी से दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेला जाएगा। टीम इंडिया अगर दिल्ली में होने वाला दूसरा टेस्ट मैच जीत लेती है तो फिर उसके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड जुड़ जाएगा जिसको हासिल करना अभी तक ऑस्ट्रेलिया के बस की बात नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर नया इतिहास रच देगी। दोनों टीमें दिल्ली पहुंच चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम आज नेट्स पर प्रैक्टिस की। शुक्रवार को अरुण जेटली स्टेडियम में मैच शुरू होने से पहले टीम के पास 2 दिन का प्रशिक्षण सत्र होगा। इंडियन क्रिकेट टीम T20 के कैप्टन हार्दिक पांड्या अपनी वाइफ नताशा 2 धर्मों के रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं। लेक सिटी उदयपुर में हो रही इस डेस्टिनेशन वेडिंग में मंगलवार को क्रिश्चियन धर्म के अनुसार दोनों ने कस्में लेकर शादी की। वहीं आज दोनों हिंदू धर्म के अनुसार 7 फेरे लेंगे। इससे पहले इस कपल ने करीब 2 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी और इनका एक 2 साल का बेटा भी है। पांड्या की वेडिंग में शामिल होने के लिए क्रिकेट वर्ल्ड के बड़े सितारे और बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी पहुंचे हैं। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने बुधवार को भगवान महाकाल के दर्शन किए। यहां उन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने नंदी हॉल से बाबा महाकाल के दिव्य दर्शनों का लाभ लिया। इस दौरान गौतम गंभीर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए नजर आए। क्षीर सागर मैदान पर चल रही फिरोजिया ट्रॉफी में शामिल होने आए भाजपा सांसद गौतम गंभीर बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। बुधवार सुबह गौतम गंभीर ने दर्शन करने श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। झारखंड के पलामू से यह खबर है। पलामू के पाकी में 2 पक्षों में विवाद के बाद पत्थरबाजी हुई। यहां उपद्रवियों ने आगजनी भी की और हालात बिगड़ता देख पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। वहीं मोबाइल नेटवर्क भी बंद कर दिया गया। पूरा मामला महाशिवरात्रि को लेकर तोरण द्वार बनाने को लेकर हुआ। पांकी के राहीवीर पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर पर हर साल लगता है और उसी का तोरण द्वार लगाने को लेकर यह विवाद हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने में जुट गई। हालात पर काबू पाने के लिए 100 से ज्यादा जवान तैनात हैं। वहीं तरहसी, पिपराटांड, लेस्लीगंज समेत कई थानों की पुलिस पहुंची। इधर एसपी समेत वरीय अधिकारी पांकी पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। पलामू के पांकी में 2 पक्षों के बीच विवाद में पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए हैं, जबकि कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सभी घायलों का पांकी सीएचसी में इलाज चल रहा है। कुछ तत्व उकसाने का काम कर रहे हैं, उस पर नकेल कसना अति आवश्यक है। और हम फिर से पूरे पांकी विधानसभा के पांकी के जन से अपील करना चाहते हैं कि आप शांतिपूर्ण बनाए रखें और मिलजुल करके अपना त्यौहार को मनाएं। और जिस प्रकार से पहले त्यौहार मनाया करते थे, जिस प्रकार से ये घटना के पहले हर वर्ष उसी प्रकार से इस बार और धूमधाम के साथ हम लोग बाबा भोलेनाथ को मनाएंगे। और हमारा बड़ा प्रश्न है कि जब प्रशासन को पता था कि महाशिवरात्रि को लेकर उस पूरे इलाके में बड़ा कार्यक्रम होता है, तो प्रोएक्टिव पुलिस डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं किया गया था और उसमें पहले वहां शांति समिति की बैठक क्यों नहीं की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से प्रशासनिक फेलियर है और ये जो सरकार की तुष्टिकरण की नीतियां हैं वो अब दिखने लगी हैं, प्रशासन पे भी रिफ्लेक्ट करने लगी है। हमारी मांग है जो भी असामाजिक तत्व इस घटना के पीछे हैं उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइन